वेलकम बैक टू माय क्लास ए टू द सॉल्यूशन। और बच्चों आज हम करने वाले हैं 1.2। इससे पहले हम लोगों ने 1.1 किया था और आई होप आपको चीजें बहुत डिटेल में समझ आई होगी। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार कहता हूं कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ना, मतलब जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं आज रियल नंबर्स के अंदर में, आप उसको बहुत ध्यान समझना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने रैशनल इरेशनल नंबर का डिफरेंस निकाला ना कि डिफरेंस क्या होता है। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर दैट कैन बी रिटन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर आर दोस नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q, है ना? ठीक है, बट आज अगर कोई नंबर हमारे पास इरेशनल है तो वह इरेशनल क्यों है? प्रूविंग। ठीक है, चलो तो आप पहले बात समझो आप लोग अच्छे तरीके से कि जैसे ना अब कहते हैं ना कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, ओके, इरेशनल की प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर आपसे कहा जाए कोई नंबर को इरेशनल करने के लिए तो हमारे पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, कैसे पता करेंगे उसको? समझो, जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप प्रूफ करो कि 2 इवन नंबर है ऑड नंबर है, तो या 4 इवन है ऑड है, तो जो नंबर या कोई भी नंबर इवन है ऑड है आपको पता करना है। कैसे पता करोगे? 2 से डिवाइड हो गया तो इवन, डिवाइड नहीं हुआ तो ऑड। क्लियर? ये तो है, बट आपको शो करना है कि शो करो कि ये रैशनल है। ठीक है, p by q को फॉर्म में लिख दिया उसको तो रैशनल है। इरेशनल है तो p by q को फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसा कौन सा नंबर है लिख के कहां से दिखा सकते हैं हम? p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो जब लिखा ही नहीं जा सकता तो हम लिखेंगे कैसे उसको? तो कैसे पता करोगे? मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं आपको, क्योंकि इसमें ना हम एक मेथड यूज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ना पीछे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब शो करना है कि रूट 5 का नंबर इरेशनल क्यों है। तो यहां पे एक मेथड यूज करते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब पहले एज्यूम करो फिर खुद को गलत साबित करो। ठीक है, यही होता है इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। ठीक है, कि अपने ही आभास को विरोध करो, मतलब अपोज करो, कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, कैसे होगा ये? मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं आपको। लेट्स से मान लो आपके पास में एक डेड बॉडी है। आपके पास एक डेड बॉडी रखी हुई है, ठीक है, आपके पास एक डेड बॉडी रखी हुई है और आपसे कहा जाता है कि प्रूफ करो कि ये मरा हुआ है। आप बताओ कैसे प्रूफ करोगे एक डेड बॉडी जो ऑलरेडी मरा हुआ है और आपसे कहा जाता है कि प्रूफ करो कि ये मरा हुआ है, डेड है। कैसे पता करोगे? तो आप जाकर चेक करोगे, हार्ट बीट सुनोगे कि भैया वो हार्ट बीट चल रहा नहीं चल रहा उसका। आप चेक करोगे कि सांस ले रहा नहीं ले रहा। आप चेक करोगे पल्स दबा के पल्स चल रहा नहीं चल रहा। तो सांस लेना तो प्रॉपर्टी लिविंग बॉडी की है, एक जिंदा की है ना प्रॉपर्टी सांस लेना। हार्ट बीट किसका चलता है? लिविंग बॉडी की। पल्स रेट किसका चलता है? लिविंग बॉडी की। फिर आप बोलोगे भाई सर ये ना मूव नहीं कर रहा इसलिए मरा हुआ है। तो जो मूव करता है वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो तो लिविंग की है। तो डेड की तो प्रॉपर्टी है ही नहीं ना। तो उसको डेड प्रूफ करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं ना, वो किसकी ढूंढ रहे हैं? लिविंग की। कि अगर ये सांस नहीं ले रहा है, पल्स नहीं चल रही है, हार्ट बीट नहीं चल रही है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसी डेड बॉडी को डेड प्रूफ करने के लिए हम उसको पहले मानते हैं कि वो जिंदा है, समझे? और अगर वो जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए, समझे? फिर हम ढूंढते हैं जिंदा वाली प्रॉपर्टी, एक लिविंग बॉडी वाली प्रॉपर्टी। जब हमको नहीं मिलता है तब डिक्लेयर करते हैं ही इज डेड। वैसे यहां पर है कि अगर आपको शो करना है रूट 5 इरेशनल है ना, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि इरेशनल है, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। फिर अगर हमने माना उसको रैशनल है तो फिर इसके अंदर रैशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी है तो ये रैशनल है और नहीं है तो रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो हमने माना था कि ये रैशनल है, जैसे पहले हमने माना था कि वो जिंदा है, बाद में नहीं हुआ ना, गलत हो गया ना, तो मैंने जो माना था वो गलत हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन इसे कहते हैं। हम पहले मानेंगे कि ये रैशनल है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, फिर हम बोलेंगे भैया हमने जो माना था वो गलत माना था, ये इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा एग्जांपल से। सही एग्जांपल है ना? ठीक है, चलो तो सबसे पहले समझो कि रैशनल नंबर की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी तक आप लोगों ने समझा होगा रैशनल नंबर। ध्यान दो, रैशनल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसे हम p by q फॉर्म में लिखते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है बताओ? 0। ये होता है रैशनल नंबर।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर आ गया 4/10, क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ, गुलाम बताओ क्या करोगे? हाँ, सिंप्लीफाई करोगे ना। हम क्या करते हैं, काटते हैं इसको, 2 2s 2 5s, तब जाके इसको हम यहाँ पे लीव करते हैं फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास एक नंबर आ गया 3/9, क्या करोगे? 3 1s 3 3s, हम उसको 3/9 के फॉर्म में नहीं रखते, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर होता तो है p by q के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल 0 तो होता है, बट साथ साथ में क्या है, हम किसी भी रैशनल नंबर को, चाहे वो 2/5 हो या 1/3 हो या कोई भी नंबर हो, हम उसको उस नंबर में लाकर छोड़ते हैं जहां पे p और q इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। इसे कहते हैं कि जो हमारा p है, p एंड q, ये दोनों क्या है बताओ? आर को प्राइम। को प्राइम मतलब जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। ठीक है, तो हमारा 3/9 इज नॉट अ रैशनल नंबर एग्जैक्टली, क्योंकि हम कट करेंगे उसको, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। रैशनल नंबर कौन सा बनेगा? जिसके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब समझो आप लोग, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा स्टेटमेंट वाइज है। अब इसमें करना क्या होता है देखो, आप लोग ध्यान दो। ठीक है, जैसे मान के चलो नंबर क्या गिवन है, √5। हम पहले क्या लिखेंगे, हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल। हम लोगों ने क्या माना है इसको? रैशनल। √5 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर हम लोगों ने इसको लेट कर लिया। अगर रैशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है, रूट जो हमारा √5 है इज इक्वल टू, हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा जो p होगा और q होगा, ये दोनों क्या होगा बताओ? आर को प्राइम इंटीजर्स। ये क्या होगा? को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या सॉल्व करेंगे आगे, कि ये जो हमारा q है ये डिवाइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? ये बनेगा q/5 इज इक्वल टू p। ये बन गया हमारा, सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हो तो ये बनेगा q/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p²। ओपन करोगे तो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, तो 5q² क्या बनेगा बताओ? हमारा p²। ठीक है, आप इसको चाहो तो एक नंबर लेट करके छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद एक चीज ध्यान रखना आप, कि आप खुद देखोगे जो p हमारा आ रहा है ना, ये 5 और q का क्या है? प्रोडक्ट है। तो 5 को q² से मल्टीप्लाई करने के बाद p² बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब p² जो हमारा होगा ना 5 से डिविजिबल होगा। होगा नहीं होगा? एग्जांपल के तौर पे अगर लिखता है कि 3 × 5 इज इक्वल कितना है? 15। तो 15 हमारा क्या है? 3 और 5 का प्रोडक्ट है। इसका मतलब 3 और 5 क्या? 15 का फैक्टर है। आप 15 को डिवाइड कर सकते हो 3 से, 3 5 15 को डिवाइड कर सकते हो 5 से, 5 3 तो वैसे ही अगर p² इज इक्वल 5, p² जो है वो 5 और q² का प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि p² इज डिविजिबल बाय 5, डिवाइड होगा नहीं होगा? तो हम यहां लिखेंगे आगे इसके बाद कि सिंस, एक मिनट, हम लिखेंगे यहां पे सिंस p² इज डिविजिबल बाय 5, और अगर p² अगर 5 से डिविजिबल है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है, तो p is also divisible by 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 is a
फैक्टर ऑफ पी। क्या तक क्लियर है? फैक्टर निकल के हमारा एक पी। अब क्या करना है इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे हमने लिखा था ना, वहां पे पी के जगह में आप क्या ले लोगे 5r। ठीक है ना, आप एक नंबर लेट कर लेना। हम यहां लिखेंगे कि उसके बाद पुट p इज इक्वल टू 5r इन इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम p के जगह में हम क्या पुट करेंगे 5r। अब सवाल यहां पे आता है कि हमने 5r क्यों चूज किया, तो जाहिर सी बात है नंबर क्या था हमारे पास 5 था, इसलिए हमने 5 लिया है। अब r क्यों लिया, r इज वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। मैंने r क्यों लिया क्योंकि पहले p फिर q फिर r, खत्म। सही है ना? तो हम क्या लेंगे फिर यहाँ पे जहां पे p स्क्वायर था वहां क्या पुट करेंगे बताओ 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जो p स्क्वायर था वहां पे क्या लिखेंगे हम 5r का स्क्वायर। देन क्या बनेगा ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। देन q स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ये बनेगा 25r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। देन 5 से कितने में कटेगा ये 5, तो q स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा 5r स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो बना उसको हम अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो 5r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना q स्क्वायर। तो ये जो है ना आप इसी फॉर्म में आ गया ना कि जब 5 को q स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना p स्क्वायर, और अगर हम 5 को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा q स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा 5 है वो q स्क्वायर क्या है फैक्टर है, फैक्टर है ना। तो जैसे ही अगर मान के चलो 5 हमारा जब फैक्टर था p का था ना यहाँ पे p का, तो वैसे हमारा 5 क्या हो जाएगा बताओ q का फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस 5 is a factor of q, लिख सकते हैं ना। अब आप खुद चेक करो कि 5 is a factor of p था हमारे पास और 5 is a factor of q भी हो गया, ठीक है ना, q भी हो गया। तो अब जो है यहीं पर आपका गेम चेंज। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या माना था कि जो हमारा p और q है वो क्या है बताओ को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या था, जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1, है ना। पी आर क्यू को प्राइम है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप खुद देखो कि 5 एक नंबर निकल के आया जो कि p का भी फैक्टर है और वो q का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हो गया आपका कि 5 इज अ कॉमन factor of both what p and q। कौन फैक्टर आ गया और हम माने क्या था उसको कि को प्राइम है, तो उल्टा हो गया ना भाई। हमने माना था कि वो जिंदा है बट सांस नहीं ले रहा, हार्ट बीट नहीं चल रही, पल्स नहीं चल रहा, मूव नहीं कर रहा, तो हमने माना था गलत माना था। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने जो लिया था कि को प्राइम है वो को प्राइम नहीं है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वो गलत था, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो आगे स्टेटमेंट क्या डालोगे आप, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बाय आवर रॉन्ग या इनकरेक्ट assumption that root 5 is a rational, ठीक है, हम लोगों ने जो माना था। hence under root 5 is irrational number, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही करके जो आप इसको सॉल्व करोगे, नंबर कोई सा भी होगा पैटर्न सेम रहेगा करने का, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्लियर है? अगर यहाँ पे 2 होता तो हर जगह 5 बजे क्या लगाते हम 2 लगाते हुए चले जाते। फिर थोड़ा सा जहां पे ऑपरेशन होता है ये वाला पार्ट ना, यहाँ पे हम 2 के अकॉर्डिंग कर लेते। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर में अगर मान के चलो हमारे पास में 2 के लिए कहा जाता कि √2 करो, तो यहाँ पे 2 हो जाता, यहाँ 2 होता, यहाँ पे 2 बनता, यहाँ 2 बनता, यहाँ पे 2 आता, ठीक है, यहाँ पे 2 आता,
हर जगह 2 डालते हैं, 2 इज इक्वल टू 5r, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, बट 2 का यहाँ पे 2, लेकिन 2 का स्क्वायरिंग कितना होता 4। फिर ये पार्ट हमारा जो है ना चेंज होता, यह होता है कि 4/2 कटता करता 2, तो यहाँ पे कितना आता अगेन 2। आप करना ट्राई इसको, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो फिर क्या होता कि हमने जो माना था √5 को, तो मतलब यहाँ हमने जो माना था √2 को कि वो रैशनल है, हैंस √2 क्या हो गया इरेशनल। बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट, बट थोड़ा सा कहाँ पे चेंज होगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा देना, वरना चीजें खराब हो जाएगी, ठीक है ना। एक स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप रटो चीजों को, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, अदरवाइज मीनिंग ही चेंज हो जाता है। कि √2 √5 बजाय √2 √3 करोगे, थोड़ा सेंस यूज करना यहाँ के लिए, इसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो वरना फिर वो चीजें बहुत खराब हो जाती है ना, और उसको फिर करोगे तो फिर वो जाहिर सी बात है आपका आंसर जो है आपका जो निकल के आएगा सॉल्यूशन वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इतने रखते हैं आज 1.2 में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टोरी जरूर बताऊंगा, इसी से रिलेटेड स्टोरी है, वो अच्छे समझना आप, तब आपको पता चलेगा कि समझने में और रटने में फर्क क्या है, और अगर आपने बिना समझे चीजों को रट लिया तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो रहता है इतना ही हमारा आज के लिए, इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको आगे क्वेश्चंस को, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।